नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे महाकुंभ बहाना, राहुल ठाकरे निशाना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ के बहाने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि ये लोग खुद को हिंदूवादी कहते हैं लेकिन कुंभ नहाने नहीं गए। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई लेकिन ये लोग नहीं गए। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे भटके हुए लोग हैं। ठाकरे अब सावरकर के विरोधियों के साथ चल रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे ने जोरदार हमला बोला है राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर नई पार्टी बनाने वाले एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे पर लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए राहुल गांधी नहीं पहुंचे, उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, जिसको लेकर उन्होंने अब राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर जोरदार निशाना साधा है, हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन ये कुंभ नहाने नहीं जा सकते हैं। अब सावरकर के विरोधियों के साथ उद्धव ठाकरे खड़े हैं। एकनाथ शिंदे ने ये तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में लगातार जुबानी जंग सामने आती रहती है और अब महाकुंभ में स्नान को लेकर एकनाथ शिंदे, जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने निशाना साधा है राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर। उनका कहना है कि ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन कुंभ नहाने नहीं गए। साथ ही उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे अब सावरकर के विरोधियों के साथ खड़े हैं। और अब बात करेंगे महाकुंभ के नाम पर ठगी की। दरअसल लखनऊ में महाकुंभ के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जालसाज ने अपना नंबर संस्था के बैंक अकाउंट में ऐड कराया और नेट बैंकिंग से लेन देन किया। गुजरात में बैठकर साइबर ठग ने 1.5 करोड़ का खेल कर दिया। आपको बता दें कि संस्था को पैसे डोनेट करने के नाम पर साइबर ठगी की गई। वहीं संस्था ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील की है। तो लखनऊ में महाकुंभ के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी की गई है। साइबर ठगों ने इस ठगी को अंजाम दिया है। नेट बैंकिंग से लेन देन किया। लखनऊ की एक संस्था से 1.5 करोड़ की ठगी की गई है। तो लखनऊ में महाकुंभ के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी ठगों के द्वारा की गई है। साइबर ठगों के द्वारा इस बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। तो लखनऊ की एक संस्था से 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। लखनऊ में महाकुंभ के नाम पर यह ठगी की गई है। साइबर ठगों ने इस ठगी की घटना को अंजाम दिया है। और अब हम बात करेंगे निष्कासन का विरोध, विधायकों का प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि उन्हें और उनके पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। उधर विधानसभा में विपक्ष के तौर पर अमानतुल्लाह खान ने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जिस दिन एलजी का अभिभाषण था उस दिन अमानतुल्लाह खान उपस्थित थे, इसलिए उन्हें बाहर नहीं किया गया था। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के इतिहास में पहली बार
है जब चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर में अंदर जाने से रोका जा रहा है। अभी तक पुलिस ने हमें कोई आदेश नहीं दिखाया है। ये भाजपा की तानाशाही है। हमने जय भीम के नारे लगाए तो हमें विधानसभा परिसर से ही बाहर कर दिया। भाजपा बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करती है, उनकी तस्वीर से नफरत करती है, उनके नाम से नफरत करती है। तो विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने तेवर दिखाए हैं। निष्कासित विधायकों ने विधानसभा परिसर में अपने तेवर दिखाए हैं। निष्कासन के विरोध में आप विधायकों ने प्रदर्शन किया है। विधानसभा परिसर में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। विधानसभा परिसर में आरोप लगाया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कि उनको विधानसभा में घुसने नहीं दिया गया। वहीं विपक्ष के विधायक अमानतुल्लाह खान विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए। तो निष्कासन के विरोध में आप विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे। विधानसभा परिसर के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने तेवर दिखाए हैं। निष्कासन के विरोध में आप विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और अपने तेवर दिखाए हैं। और अब हम बात करेंगे जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट का आदेश। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद की रंगाई पुताई 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी की निगरानी में होगी, ताकि मस्जिद के ऐतिहासिक और संरचनात्मक महत्व को कोई नुकसान न पहुंचे। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इस कमेटी में 3 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक विशेषज्ञ होगा जो ये देखेगा कि मस्जिद की ऐतिहासिक संरचना को किसी तरह की क्षति न हो। वहीं एक वैज्ञानिक भी शामिल होगा जो रंगाई पुताई में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का विश्लेषण करेगा। इसी के साथ प्रशासन का एक अधिकारी भी कार्य की निगरानी करेगा। तो कमेटी की निगरानी में होगी जामा मस्जिद की रंगाई और पुताई। संभल से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश। 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने की बात कही गई। कमेटी में एएसआई का एक विशेषज्ञ होगा, सरकार का एक अधिकारी होगा और एक वैज्ञानिक इस कमेटी में शामिल रहेगा। रंगाई पुताई की निगरानी ये तीनों कमेटी के सदस्य करेंगे, ताकि किसी भी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ न की जा सके। और अब हम बात करेंगे प्लॉट के नाम पर जालसाजी। एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ में डीआईजी राधेश्याम ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई है। रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड समेत विवेक खुल्लर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। नीलिमा खुल्लर पर दर्ज कराई गई है एफआईआर। प्लॉट के नाम पर 5 लाख की जालसाजी का यह मामला। आपको बता दें कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। डीआईजी लॉजिस्टिक राधेश्याम के भाई ने सुल्तानपुर रोड सेक्टर सी में 2017 में प्लॉट खरीदा था। वहीं हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। तो डीआईजी राधेश्याम ने हजरतगंज में दर्ज कराई एफआईआर। प्लॉट के नाम पर 5 लाख की जालसाजी पर एफआईआर हुई है। तो
तो नीलिमा खुल्लर पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्लॉट के नाम पर 5 लाख की जालसाजी पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो लखनऊ से अहम खबर डीआईजी राधेश्याम ने हजरतगंज में दर्ज कराई है एफआईआर। रोहतास प्रोजेक्ट लिमिटेड समेत विवेक खुल्लर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और अब हम बात करेंगे एनटीपीसी यूनिट का उत्पादन प्रभावित। रायबरेली के एनटीपीसी की यूनिट के 2 महीने में 6 बार बंद होने की बात सामने आई है। आपको बता दें, ये संज्ञान में आया है कि एनटीपीसी की यूनिट 28 दिसंबर से अब तक 6 बार बंद हो चुकी है। यहां 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली 5 यूनिटें हैं और 500 मेगावाट क्षमता वाली 1 यूनिट है। आपको बता दें कि एनटीपीसी रायबरेली से 9 राज्यों को बिजली सप्लाई होती है। हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में यहां से सप्लाई की जा रही है। एनटीपीसी की यूनिटें बंद होने से बिजली उत्पादन में असर पड़ रहा है। तो 28 दिसंबर से अब तक 6 बार बंद हो चुकी है एनटीपीसी की यूनिट। एनटीपीसी में कुल 6 यूनिट स्थापित की गई हैं। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां महाकुंभ समाप्ति पर आपको बता दें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं। पुलिस कर्मियों से क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आप। और भीड़ के स्केल को देखते हुए, ट्रैफिक के लोड को देखते हुए यहां पर 1 लाख से अधिक तो टेंडेंस थे, 8,000 संस्थाएं थी और एवरेज याद करिए, अगर आपके घर में 5 लोगों के रहने की व्यवस्था हो और अगर 10 लोग आ जाएं तो घर में परेशानी होने लगती है। प्रयागराज सिटी की क्षमता 25 लाख लोगों को रोकने की है, रहने की अस्थायी रूप से रोकने की है। और प्रयागराज में प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख लोग इन 1.5 महीनों के अंदर 2 से 2.5 करोड़ लोग या श्रद्धालु इन 1.5 महीनों के दौरान लगातार आए हैं और इसका स्केल है 66 करोड़ 30 लाख पहुंचा है और दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या नहीं पहुंची है। यानी इतने बड़े स्केल में पूज्य संतों की उपस्थिति, श्रद्धालु जनों की उपस्थिति और देश हो या दुनिया, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण महानुभाव देश का नहीं था जो प्रयागराज कुंभ में भागीदार न बना हो। महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति थी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां महाकुंभ के कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के लिए स्वयं उपस्थित थे और 5 फरवरी को महाकुंभ के महास्नान में भागीदार बने थे। सभी केंद्रीय मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय सड़क परिवहन मंत्री, माननीय रेल मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति, कमोवेश सभी राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री
और दुनिया के 100 से अधिक देशों की भागीदारी, जिसमें 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स भी इस आयोजन का हिस्सा बने थे। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे और अन्य देशों से उनके नागरिक इस आयोजन में भागीदार बने थे। इतना बड़ा आयोजन सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, मुझे पहले दिन से विश्वास था कि हम कर देंगे, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को पिछले 7.25 वर्ष के अंदर देखा है, तोला है और मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ते हुए देखा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश किस पुलिस बल के लिए उसमें रिफॉर्म हो, उसके लिए नई नई अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो, उसका आधुनिकीकरण हो, इसके लिए जब भी मुझे गृह विभाग ने या उत्तर प्रदेश की पुलिस बल के महानिदेशक ने जब भी मेरे सामने कोई प्रस्ताव रखा तो हम लोगों ने बहुत ही सहजता के साथ उतनी धनराशि शासन से उन्हें उपलब्ध करवाई। मुझे याद है कभी उत्तर प्रदेश के गृह विभाग का जो बजट होता था वो बहुत सामान्य सा बजट होता था और इस समय 40,000 करोड़ रुपए के लिए पुलिस बल का एक वर्ष का बजट है उत्तर प्रदेश पुलिस बल का। उत्तर प्रदेश के और बहुत सारे जनपद तो ऐसे हैं जहां पर जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी वो उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों का बैरक होगा। यह आज देखने को मिलता होगा। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे सामने चैलेंज था। उस समय यह वही प्रदेश था जिसमें हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। यह वही प्रदेश था जिसमें माफिया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। यह वही प्रदेश था जहां बेटियां पलायन करती थी, भागती थी, व्यापारी भागता था, यहां से कोई निवेशक आना नहीं चाहता था और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मेरे सामने चैलेंज था ये, कैसे दंगा मुक्त, माफिया मुक्त एक सुरक्षित प्रदेश के रूप में कानून का राज जिसमें हो, क्योंकि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का